जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आशा मिशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने कल आप लोग को बताया था कि हमारी सारी टीम हमारे गुरुजी बलराम सर के माध्यम से आप लोगों के बीच आ रही है। तो हमने बताया था कल कि हम आप लोग के साथ इतिहास के कुछ पलों और इतिहास के बारे में पढ़ाएंगे। तो हम अपने बातों को रखते हुए आज आप लोगों के बीच में हम आए हैं इतिहास को लेकर के। इतिहास में आप लोगों को हम बताएंगे मुगल काल। मुगल काल से हमारा जो ऐतिहासिक सफर है, ये ऐतिहासिक यात्रा है, वो शुरू होगी, ताकि हम आप लोगों को मध्यकाल की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को आप लोग को आसान भाषाओं में समझा सके। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे आशा मिशन ऑफिशियल पर हम इतिहास को लेकर के आए हैं जेपी सर बाय हमारे गुरुजी के मार्गदर्शन में। हम आप लोग को आज कुछ इतिहास के बारे में कुछ पल कुछ जानकारी देना चाहते हैं, ताकि आप लोग समझ सके कि इतिहास है क्या। वैसे तो इतिहास के बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, बचपन से पढ़ते आए होंगे आप लोग कि इतिहास क्या है। कई लोगों ने मजाकिया ढंग में कहा होगा, इति जोर बीती बात को ही हम इतिहास कहते हैं। सही बात, ये मजाकिया नहीं है बाबू। ये जो इति जोर बीती बात कही गई है, यह लोगों को जुबान पे आ चुकी है और यही इतिहास का सही डिफिनेशन है। इतिहास है क्या? मानव सभ्यता में घटी हुई घटना के बारे में जिस विषय में हम वैज्ञानिक तौर तरीकों से अध्ययन करते हैं, उसी को हम इतिहास कहते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, मानव सभ्यता में घटी हुई घटना के बारे में जिस विषय में, जिस सब्जेक्ट में हम वैज्ञानिक तौर तरीकों से उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम इतिहास कहते हैं। हमारे इतिहासकारों ने बच्चों की सहूलियत के लिए इतिहास को कई खंडों में बांट दिया, जिसके बारे में आज हम थोड़ा सा संक्षेप में आप लोग को बताएंगे, ताकि हमारा वीडियो काफी लंबा ना हो। हमें पता है हमारे सभी दोस्त पहले से जानकार है और हम उसे और बढ़िया से जानकारी प्रदान करना चाहते हैं, ताकि आपके माइंड में ये जो हमारा माइंड मैप है और हमारा जो तरीका है सेट हो जाए। समझ पा रहे हैं? तो आइए थोड़ा सा हम बतलाते हैं कि इतिहास क्या है। इतिहास क्या है? हमने अभी बताया आप लोग को कि इतिहास क्या है, कि मानव सभ्यता में जो भी घटना घटित हुई है उसके बारे में वैज्ञानिक तौर तरीकों से अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है, और जिस सब्जेक्ट में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। आइए थोड़ा सा देखते हैं इतिहास का विभाजन कैसे है और किस तरह से इतिहास का विभाजन किया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग नए ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग के पास ज्ञान को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो उसे आप अभी एक छोटा भाई, एक अपना भाई समझ करके इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि हम भी अभी उसी रास्ते पर है जिस रास्ते पर आप है। आप भी कोई चीज सीखने के रास्ते पर है और हम भी एक नया चीज सीखने के रास्ते पर है। तो
अगर कोई छोटी सी त्रुटि हो जाए, कहीं पे कोई गलतियां हो जाए, तो उसे अपना छोटा भाई समझकर इग्नोर कर दीजिएगा और सजेस्ट कर दीजिएगा कि भैया सर यहाँ पे आपसे त्रुटि हो गई है, ठीक है। अभी हमको बोर्ड चलाने नहीं आता है, हम सीख ही रहे हैं, तो थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम होगी। आइए देखते हैं इतिहास का विभाजन। लिखा हुआ है मानव सभ्यता के विकास और कालखंडों का वैज्ञानिक वर्गीकरण। हमने अभी आपको बताया कि जो इतिहास है वह इतिहास जो है बाबू, यह मानव सभ्यता का पुरानी घटनाओं के बारे में बतलाता है, वो भी वैज्ञानिक तरीकों से। तो उसका विभाजन भी, उसका वर्गीकरण भी वैज्ञानिक तरीकों से किया गया होगा। इतिहास को हम मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। पहला, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल यह ऐसा काल था जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला। यह एक पाषाण काल था, इसका कोई दस्तावेज नहीं है, लिखित दस्तावेज नहीं है, लिखित प्रमाण नहीं है, जिस वजह से इसे हम पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर जानने का प्रयास करते हैं और हमारे इतिहासकार पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इसके बारे में लिखते हैं। दूसरा आता है आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल, इस कालखंड का बाबू, इस कालखंड का लिपि तो प्राप्त हुआ है, परंतु उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता। यानी कि बात फिर वहीं पे आ गई, पहले किसी का प्रमाण नहीं था, अब उसका प्रमाण है, बट उस प्रमाण को हम पढ़ नहीं सकते। मतलब कि ये जो आद ऐतिहासिक काल है, इसके प्रमाण को, इसके लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगला आपका आता है तीसरा, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल यह एक ऐसा काल है जिसका प्राचुर एकदम बढ़िया से साक्ष्य दिया गया है और मिला है। इस साक्ष्य के माध्यम से ही हम इतिहास को बतलाते हैं, पढ़ाते हैं और समझाते हैं। देखिए, इस इतिहास का यह 3 वर्गीकरण था। मुख्य रूप से इसको 3 भाग में ही बंटवारा किया जाता है। हालांकि इसके कई उपखंड है, इसको कई उपखंड में भी बांटा गया है, जिसे हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। फिलहाल ये आपके इतिहास के बारे में छोटा सा परिचय था। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जिसके लिए हमने इस क्लास को स्टार्ट किया है। आज का हमारा टॉपिक है मुगल काल। आते हैं हम अपने टॉपिक पर। क्लीन कीजिए, क्लीन। क्लीन कर लीजिए वहां से। हमने आपको बताया, ये हमारे गुरुजी, हमारे बलराम सर जी, जो कि हमारे आशा मिशन ऑफिशियल के सर्वोसर्वा हैं, और ये हम रहे, आप लोगों के बीच इतिहास को लेकर के आए हैं। हमने बताया था कि आज से हमारा टॉपिक चलेगा मुगल काल। तो हमने इससे पहले जाना थोड़ा सा कि इतिहास क्या है और इतिहास का विभाजन किस तरह से हुआ है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि हम लोग का सीरीज जो चलेगा यहीं से चलेगा। हमारा जो सीरीज चलेगा मुगल काल से ही चलेगा, क्योंकि
मुगल काल एक ऐसा टॉपिक है हमारे भारतीय इतिहास का, हमारे मध्यकाल का, जिसे बच्चों को समझने में बहुत कठिनाई होती है। लोग इस टॉपिक से भागते हैं, लेकिन हम आप लोग के बीच सबसे कठिन टॉपिक ही लेकर के आए हैं, ताकि आप लोग को हम यह बतला सके कि यह कठिन टॉपिक नहीं है, बस इसे पढ़ना और समझना का अंतर है। आइए जानते हैं मुगल काल के बारे में। मुगल वंश, हमारे भारत में मुगल वंश की स्थापना 1526 में हुई थी। हमारे भारत में मुगल वंश की स्थापना 1526 में हुई थी। हमारे भारत में मुगल वंश की स्थापना 1526 में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर द्वारा किया गया था, जिसे हम बाबर के नाम से जानते हैं। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इनका पूरा नाम था। इन्होंने मुगल साम्राज्य का नींव रखा। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसका इतिहास बहुत पुराना है, इन्होंने मुगल वंश का स्थापना किया। यह एक बहुत बड़े महान योद्धा थे बाबू। बाबर ने मुगल वंश का स्थापना किया। इनका जन्म मध्य एशिया जानते हैं लोग, एशिया को कई भागों में विभाजित कर दिया गया, जिसमें से एक आता है मध्य एशिया। मध्य एशिया। बाबर का जन्म बाबू मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान के क्षेत्रों में एक क्षेत्र आता है जिसका नाम फरगना है। 1483 में, 14 फरवरी 1483 में, डेट को ध्यान रखिएगा आप सभी, 14 फरवरी 1483 में, डेट एकदम बहुत अच्छा आसान है। 14 फरवरी 1483 में एक महान शख्स का जन्म होता है मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान के फरगना के क्षेत्र में। इनका जन्म चगताई वंश में होता है। इनके पिता जो कि तैमूर लंग के 5वें वंशज थे, और इनकी माता कुतलुग निगार खानम, जो कि चंगेज खान के 14वें वंशज से आते थे। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अभी क्या बोले हम कि तैमूर लंग और चंगेज खान। बाबू, इतिहास अभी आप शुरू ही किए हैं, आपको हम इतिहास में पढ़ाएंगे तैमूर लंग कौन था, आपको हम इतिहास में पढ़ाएंगे कि चंगेज खान कौन था, इसने भारत पर कब आक्रमण किया, हम आपको पढ़ाएंगे। बस आप सब्र तो रखिए, समय आने दीजिए, हम आपको सारा बताएंगे। चंगेज खान के बारे में बताएंगे और तैमूर लंग के बारे में बताएंगे। अभी बस आप इतना जानिए, एक महान योद्धा तैमूर लंग थे और एक महान आक्रमणकारी योद्धा चंगेज खान थे। इस दोनों महान योद्धा के खून का मिश्रण थे
खून का मिश्रण हमारे बाबर साहब थे। इनके रगों में दो महान शख्स का खून बह रही। पहला आपको बताएं तैमूर लंग, दूसरा चंगेज खान। यह अपने पिता की तरफ से तैमूर लंग के वंशज थे, दूसरा माता की ओर से चंगेज खान के 14वें वंशज थे। हालांकि बेचारे बाबर एक ऐसा शासक के रूप में रहा बाबू। एक गांव घर में कहावत है, जो जितना गिरता है वो उतना ही ऊंचाई तक जाता है। गांव घर का यह कहावत बाबर के ऊपर एकदम परफेक्ट सेट करता है, क्योंकि बाबर जीवन भर बाबू गिरता ही रहा और हर एक जगह उसको ठोकर ही खानी पड़ी। हर एक जगह बाबर ठोकर ही खाता रहा। आज बाबर के बारे में हम जो बता रहे हैं, इसका और बढ़िया से विश्लेषण आप लोगों को बताएंगे। बाबर जो है बेचारा बाबू, इनके पिता का देहांत हो जाता है। 11 वर्ष की उम्र में ही बाबर को गद्दी संभालना पड़ता है। 11 वर्ष की उम्र में ही बाबू बाबर को गद्दी संभालना पड़ता है। सोचने की बात है, जिस उम्र में अभी के बच्चे सही से शर्ट का बटन नहीं लगाना जानता है, उस उम्र में बाबर को एक राज्य का राजा बना दिया जाता है और उसे एक राज्य का गद्दी सौंप दिया जाता है। हम और आप उस उम्र में ऐसे रोड पे कहीं बोवा रहे हैं, कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं, लाइफ किधर है कुछ पता नहीं, लेकिन उस उम्र में इसको गद्दी दे दी गई। इसका रीजन था, रीजन ये था बाबू, इनके पिता उमर शेख मिर्जा की देहांत हो जाती है और इसके पीछे भी एक रोचक कहानी है। अगर आप लोग कहिएगा तो उस कहानी को भी बतलाएंगे। बहुत रोचक कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। एक बार उमर शेख मिर्जा को कबूतर से बहुत लगाव था। कबूतर से बहुत ज्यादा लगाव था। ये बात हम नहीं बता रहे बाबू, या कोई कहानी नहीं है, ये बात बाबर ने अपने बाबरनामा में लिखा है। बाबरनामा में लिखा है। बाबर के जो पिता थे उमर शेख मिर्जा, उनको कबूतर से बहुत लगाव था। कबूतर से इतना लगाव था कि इसने अपने क्षेत्र फरगना में कई सारा कबूतर खाना खोल रखा था, जहां पे कबूतर को पाला जाता है, बनाया जाता है, उसका एकदम बॉक्स टाइप से रहता है। ऐसा करके बना रहता है कबूतर खाना। तो ये जो फरगना क्षेत्र था बाबू, यह एक सूखा पहाड़ी क्षेत्र टाइप से था, थोड़ा पहाड़ी टाइप से। तो बाबर के जो पिता के जो कबूतर खाना था वह एक पहाड़ी पे था। जब उमर शेख मिर्जा अपने कबूतर खाना में कबूतर का कर्तव्य देख रहा था, जब कबूतर वो एक दूसरे से डांस करके मिल रहे थे, ये देख रहा था। उसी समय वह कबूतर खाना पहाड़ी पे होने की वजह से पहाड़ पे था बाबू। पहाड़ पे होता है, ऐसे बना हुआ रहता है, उस पे था और उस पे देख रहा था। तब वो पहाड़ी पर जो कबूतर खाना ढह गया। ढहने के वजह से उमर शेख मिर्जा की भी मौत हो गई उसमें। अब बेचारा बाबर अकेला हो गया। इसे मात्र 11 वर्ष की उम्र में 1494 में
11 वर्ष की उम्र में 1494 में फरगना के शासक बना दिया गया। इतने अल्प आयु में किसी व्यक्ति का शासक बनना उसके आसपास के लोगों को नहीं भाएगा। और यह आज का ही बात नहीं है बाबू, यह इतिहास है और इतिहास इस बात का गवाह है कि किसी भी व्यक्ति का इतने अल्प आयु में इतने बड़े ओहदे पर बैठना किसी को रास नहीं आता है। ये आज का बात नहीं है, ये समय कालो काल से होते आ रहा है। जिस वजह से बेचारा बाबर जब गद्दी पर बैठा तो उनके अपने ही चाचा और मामा इनके दुश्मन हो गए और इनके ऊपर आक्रमण का योजना बनाने लगे। मात्र गद्दी पर बैठते ही अब ये बच्चा बाल अवस्था में था, 14 वर्ष का मात्र था, 11 वर्ष का मात्र था, इसको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इसने अपने सूझबूझ से और अपने वफादार सेनापतियों की सहायता से इसने उनके आक्रमण को विफल कर दिया और अपने राजगद्दी को बचा लिया। समय आती है बाबू आपको बता दे बाबू, इसने अपनी गद्दी तो बचा ली, लेकिन बाबर का एक सपना था, एक बहुत बड़ा सपना था बाबर का। बाबर के जो पूर्वज थे बाबू, मध्य एशिया के क्षेत्र में एक क्षेत्र आता है जिसका नाम था समरकंद। समरकंद इनके पूर्वज की राजधानी रह चुकी थी और बाबर चाहता था, बाबर का बचपन का सपना था कि हम समरकंद के गद्दी पर बैठे। यह सपना लेकर के बाबर ने 1497 एडी में 1497 एडी में मात्र 14 वर्ष के उम्र में इसने समरकंद पर चढ़ाई कर दी और वहां जाकर विजय प्राप्त किया। 1497 में, ध्यान रखिएगा, 1497 में इन्होंने पहली बार समरकंद पर चढ़ाई की, आक्रमण किया और विजय भी हासिल किया। लेकिन यह विजय इनको ज्यादा दिन रास नहीं आ पाई। मात्र समरकंद पर 100 दिन ही शासन कर पाया। अगर बाबर थोड़ा सा और उम्र में बढ़िया रहता, ज्यादा उम्र का रहता, तो शायद वह इस 100 दिन से ज्यादा समरकंद पर शासन कर पाता। यह जो इसका सपना था कि हम समरकंद पर शासन करें, यह मात्र 100 दिन तक ही चल पाया। बता दे बाबू, जब बाबर समरकंद पर शासन कर रहा, समरकंद जीत रहा था, उसी समय उसके अपने ही राज्य में, अपना राज्य कौन सा? फरगना। कहां? फरगना में अपने ही राज्य विद्रोह हो गया। और विद्रोह करने वाला कौन था? तो उनका अपना ही चाचा, जिस वजह से इनको समरकंद से वापस आना पड़ा फरगना। और जैसे ही फरगना आते हैं वैसे ही समरकंद इनके हाथ से निकल जाता है। बहुत रोचक कहानी है। समरकंद इनके हाथ से निकल जाता है, समरकंद इनके हाथ से निकल जाता है। जैसे ही यह वापस फरगना आते हैं, यानी कि ऐसे समझिए ना कि ये लड़ने के लिए गए कहां? 1497 एडी में समरकंद।
लड़ने के लिए आए समरकंद। लेकिन जैसे ही यहाँ पे युद्ध जीता और जीतते ही इसके यहाँ पे शासन कर रहा था, वैसे ही इनका जो अपना राज था फरगन्ना में विद्रोह हो गया, जिस वजह से बाबर को वापस आना पड़ा। कहा? फरगन्ना आना पड़ा। और जैसे फरगन्ना आता है, समरकंद इनके हाथ से निकल जाता है। अब बेचारा के पास न फरगन्ना सही ढंग से रहती है, न समरकंद रहता है। लेकिन यह फरगन्ना जीतते हैं और फिर एक बार और प्रयास करते हैं 1501 में। किस चीज के लिए? समरकंद पर फिर से समरकंद पर 1501 में फिर से यह चढ़ाई करते हैं, आक्रमण करते हैं। लेकिन इस बार समरकंद पर चढ़ाई करने से पहले इनको सामना करना पड़ता है सैवानी खान का। यह सैवानी खान उज्बेक शासक था, यानी कि उज्बेक वंश का शासक था। उसी क्षेत्र में एक और वंश थी जिसका नाम था उज्बेक वंश का शासक था सैवानी खान। इस सैवानी खान ने बाबर को रोक लिया और बाबर को 1501 में सैवानी खान से युद्ध करना पड़ा और युद्ध में बाबर बुरी तरह से हार गया, जिस वजह से बाबर को मध्य एशिया का क्षेत्र छोड़कर भागना पड़ा। और यह मध्य एशिया का क्षेत्र छोड़ करके इसको भागना पड़ा और यह पहुंच गया कहां? काबुल की ओर। उससे पहले यह 1501 के बाद इनका जो जीवन काल था 1502 से 4 तक बहुत कठिन से गुजरा, क्योंकि इसके पास 1502 से 4 में न ही राज्य थी न ही सेना थी, बस राज्य नहीं था न घर था, बस ये भटक रहा था जंगलों में, पहाड़ों में, अपने वफादार सैनिकों के साथ भटक रहा था। लेकिन 1504 में 1504 में, अरे यार अभी सीख रहे हैं ना, तो थोड़ा सा होगा प्रॉब्लम हम लोग को तो आप लोग इसके लिए नहीं, ये नया सीख ही रहे हैं, बोर्ड चलाने नहीं आता है, मार्कर पकड़ने नहीं आता है। वैसे तो टीचिंग हम कई वर्षों से कर रहे हैं, ये दाढ़ी अब पकने को आ रही है। टीचिंग तो कई वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग के बीच हम लोग अभी नए तो थोड़ा बहुत हो सकता है। हमने क्या कहा कि 1501 में हार होने के बाद, सैवानी खान से हारने के बाद बाबर मध्य एशिया क्षेत्र छोड़ करके काबुल की ओर निकल पड़ता है। 1502 से 1504 तक यह एक बेघर व्यक्ति के तरह इधर से उधर जंगल में घूमता है। लेकिन 1504 में काबुल पर यह विजय प्राप्त करता है। 1504 में यह काबुल पर विजय प्राप्त करता है और काबुल का क्षेत्र अपने कब्जा में लेता है और खुद को वहां का राजा घोषित करता है। 1504 में यह काबुल आता है, 1504 में दक्षिण की ओर काबुल आता है और काबुल के साथ साथ यह गजनी को भी जीतता है। और जीतने के बाद
एक बहुत बड़ा उपाधि लेता है 1560 में। 1560 में एक उपाधि लेता है जो कि विश्व में अभी तक कोई नहीं लिया था। विश्व में अभी तक यह उपाधि कोई नहीं लिया था, बादशाह का उपाधि। बादशाह, बादशाह का उपाधि लेता है। इधर लिख देते हैं, पता चल रहा होगा। पूरे विश्व में पहली बार कोई बादशाह का उपाधि लेता है, वो था बाबर। कब लिया? 1507 में। शाही उपाधि, क्योंकि काबुल में आ गया और काबुल में आकर के खुद को स्थिर कर लिया, तब इन्होंने बादशाह का उपाधि लिया। फिर काबुल के बाद इनका ध्यान जाता है भारत की ओर। भारत की ओर इनका ध्यान आकर्षित होता है, लेकिन इस बीच में भारत आने से पहले वह एक बार और प्रयास करता है मध्य एशिया को क्षेत्र में जाने का, मध्य एशिया जाने का और समरकंद को जीतने का एक बार और प्रयास करता है। 1511 से 12 में बाबू, 1511 से 12 में बाबू, यह जो है बाबर एक बार और प्रयास करता है समरकंद को जीतने का, लेकिन यह भी अभियान इसका असफल रहता है। तब पुनः फिर से बाबर को यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वह काबुल में कैसे रहेगा, क्योंकि काबुल एक ऐसा क्षेत्र था जो कि एकदम सूखा प्रदेश था। यहां उपजा के नाम पर कुछ भी नहीं थी, पैसा के नाम पर कुछ भी नहीं था। ऐसा स्थिति हो चुका था काबुल में कि बाबर अपनी सेना का खर्च भी नहीं निकाल पा रहा था, जिस वजह से बाबर ने रुख किया भारत की ओर। और पहली बार 1519 में बाबर ने भारत के बाजोर पर आक्रमण किया। बाजोर और भेरा के किला पर पहली बार आक्रमण किया। पहली बार बाजोर और भेरा के किला पर आक्रमण किया 1519 में। 1519 में पहली बार बाजोर और भेरा के किला पर आक्रमण किया। बाबू जानते हैं, इन्होंने पहली बार भारत के इस क्षेत्र पर आक्रमण किया, बाजोर और भेरा पर, और पहली बार इसने भारत में बारूद का प्रयोग इसी बाजोर अभियान में किया। बाजोर अभियान में किया बारूद का प्रयोग। बारूद का प्रयोग पहली बार बाजोर अभियान में किया। आपको बता दे बाबू कि यह बाजोर और भेरा अभी का पाकिस्तान में पड़ता है। अभी का पाकिस्तान में पड़ता है, जो कि उस समय के तत्कालीन भारत में पड़ता था। और यहां से क्वेश्चन उठती है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यहां से कई बार बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा है। बोर्ड ही नहीं, कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि बाबर ने भारत के किन क्षेत्रों पर सबसे पहली बार आक्रमण किया। तो 1519 में आंसर होगा, और बाजोर और भेरा पर। दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि बाबर ने पहली बार भारत में बारूद का प्रयोग कहां किया। कई बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है,
एकदम हाईलाइटेड क्वेश्चन। तो आंसर होगा क्या? बाजोर अभियान के तहत उन्होंने भेरा पर पहली बार बारूद का प्रयोग किया। बाबर ने बाबू भारत में कुल 5 बार आक्रमण किया। बाजोर अभियान के साथ इन्होंने कुल 5 बार भारत पर आक्रमण किया, जिनमें सबसे पहला था 1519 का बाजोर अभियान। 1519 का बाजोर अभियान जिसमें बारूद का प्रयोग किया। दूसरा था यह अभियान जो है बाबू जनवरी 1519 में किया गया था, जनवरी 1519 में। और यह अभियान 1519 में सितंबर 1519 में, सितंबर 1519 में, सितंबर 1519 में पेशावर अभियान किया गया। फिर 1520 में सियालकोट अभियान किया गया और 1524 में लाहौर अभियान किया गया। और 1526 में सबसे निर्णायक अभियान हुआ जिसको हम लोग पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। 1526 में यही एक निर्णायक युद्ध रहा जिसके बाद भारत पर बाबर का कब्जा हो पाया। इससे आगे की क्लास बाबू हम आप लोग को अगले वीडियो में अगले बार प्रस्तुत करेंगे। बाकी का आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग हमारे बातों को सही ढंग से समझने का प्रयास करेंगे और हम भी प्रयास करते हैं कि आपको आसान से आसान भाषा में समझाने का प्रयास करें और बेहतर से बेहतर कंटेंट आप लोग के पास उपलब्ध कराएं। फिलहाल आप लोग से हम अलविदा लेते हैं और आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग थोड़ा सा शेयर, थोड़ा सा लाइक और थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमारी भी उम्मीद जगी रहे और हमें भी लगे कि हमें बच्चा पसंद कर रहा है और हम आप लोग के बीच में लगातार वीडियो ला सके। चलिए, धन्यवाद।